नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री के साथ मंत्री ए.के. शर्मा भी मौजूद हैं। अयोध्या के डीएम और कमिश्नर भी मौजूद रहे। तो बैठक में अयोध्या पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और अयोध्या के विकास को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर भी चर्चा होगी। को लेकर प्रेजेंटेशन यहां पे दिया जाएगा और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर भी चर्चा होगी। तो दिल्ली से खबर, जहां प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री के साथ मंत्री ए.के. शर्मा भी मौजूद हैं। तो अयोध्या के डीएम और कमिश्नर भी यहां मौजूद और बैठक में अयोध्या पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और अयोध्या के विकास को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर भी चर्चा होगी। तो दिल्ली से खबर है, जहां प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा भी मौजूद हैं और अयोध्या के डीएम और कमिश्नर भी उनके साथ मौजूद। यहां पे बैठक में अयोध्या पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी और अयोध्या के विकास को लेकर भी यहां पे प्रेजेंटेशन एक तरीके से दिया जाएगा, प्रस्तुतिकरण किया जाएगा कि कितना बदली है अयोध्या, कितना बदलाव यहां पे आया है, प्राण प्रतिष्ठा की क्या तैयारी है। क्योंकि अयोध्या, पूरी अयोध्या पे दुनिया की निगाहें हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है और उस खास मौके का न्योता देने के लिए, प्रधानमंत्री को बुलावा देने के लिए, न्योता देने के लिए मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं। प्रेजेंटेशन भी यहां पे दी जाएगी, बैठक भी यहां होने वाली है। तो अयोध्या के विकास को लेकर यहां पे प्रेजेंटेशन दी जाएगी और बताया जाएगा कि अभी किस तरह की तस्वीर अयोध्या की है, कितनी तस्वीर बदली है और अभी कितनी बदलना बाकी है। क्योंकि सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं हो रहा, बल्कि पूरी अयोध्या को संवारा जा रहा है, सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और विकास के पथ पे भी अयोध्या आगे बढ़ रही है। एक धार्मिक पहचान इस नगरी की है। तो प्रिया राणा इस पे ज्यादा जानकारी देंगी, हमारी संवाददाता। प्रिया, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के आवास पे, प्रेजेंटेशन देंगे, बैठक यहां पे होने वाली है और क्या कुछ जानकारी? जी राजेश, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं और देखिए साथ में मंत्री जो हैं ए.के. शर्मा भी मौजूद हैं। और सबसे खास जो देखिए दिवाली का त्यौहार आने वाला है, अगर हम जिक्र करें तो देखिए लाखों की संख्या में दिए पिछली बार भी अयोध्या में जलाए गए थे और अब जो बैठक चल रही है उसमें अगर हम सूत्रों की माने तो अहम जो चर्चा है वो अयोध्या के ऊपर ही है। क्योंकि देखिए अयोध्या धर्म की नगरी है और साथ ही देखिए अयोध्या के डीएम और कमिश्नर खुद मौजूद हैं मुख्यमंत्री के साथ। और देखिए साथ ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जितनी भी चर्चा अगर हम सूत्रों की माने तो अयोध्या के ऊपर है कि आखिर किस तरीके से और ज़्यादा विकास वहाँ धर्म नगरी में किया जा सकता है, जिसको लेकर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक अभी चल रही है। और अगर हम देखें तो अगर सुबह से ही जिक्र हो रहा है कि इस तरीके से कि हाँ अयोध्या पे अहम चर्चा होने वाली है और देखिए अहम चर्चा जो अयोध्या पे भी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आए थे तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सदन आए और सदन के बाद वहाँ पर मुख्यमंत्री बाद में पीएम आवास पर पहुंचे और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर वो दोबारा से वापसी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जी राजेश। प्रिया, इसको लेके एक प्रेजेंटेशन भी दी जाएगी कि अयोध्या कितनी बदली है, कितनी बदल रही है, प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारी है वो, और क्या यहाँ पे प्रधानमंत्री को एक तरीके से न्योता दिया जाएगा कि आप आइए इस खास इसको जो ये जो कार्यक्रम होने वाला है इसे ताकि और भव्य बनाया जा सके? जी राजेश, बिल्कुल। देखिए प्रेजेंटेशन पूरी दिखाई जाएगी कि अयोध्या में कितना काम हो चुका है, क्योंकि देखिए धर्म की नगरी है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है
और बाबा खुद राम राम से नाम से जाने जा रहे हैं। तो देखिए प्रेजेंटेशन के साथ साथ देखिए जब प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी तो उसके साथ साथ देखिए न्योता दिया जाएगा कि खुद प्रधानमंत्री अयोध्या में जाएं, वहाँ पर जितना भी विकास हुआ है और लगातार कार्य अभी भी चल रहा है तो उस पर देखिए विशेष रूप से ध्यान जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेजेंटेशन में देखिए साथ में देने के लिए खुद डीएम वहाँ पर मौजूद हैं, अयोध्या के कमिश्नर वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से विकास लगातार बहुत तेजी से चल रहा है वहीं अगर हम बात करें प्राण प्रतिष्ठा की तो उसका भी जिक्र वहाँ पर किया जा रहा है। तो देखना होगा कि और क्या कुछ अहम बातें निकल कर आती है, क्योंकि अयोध्या नगरी है जो देखिए पूरी दुनिया जान रही है और लोगों की आस्था विश्वास जुड़ा हुआ है, धर्म नगरी के नाम से अपने आप में वो जानी जा रही है। तो इसलिए अहम ये मीटिंग है और देखिए किस तरीके की प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की जाएगी वो भी देखना होगा, क्योंकि अयोध्या में लगातार विकास होता हुआ नजर आ रहा है और वो जनता भी देख रही है। जी राजेश। बिल्कुल, चूंकि जब से प्रिया मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कमान संभाली है तो चाहे अयोध्या हो, काशी हो या मथुरा हो, ये धार्मिक शहर जो है इनकी पहचान को और खास बनाया गया है। अब चूंकि अगर प्रधानमंत्री के पास वो पहुंचे हैं तो ए.के. शर्मा के अलावा भी कोई मंत्री क्या उनके साथ है और कब तक वो यहाँ पे रहेंगे? जी राजेश, बिल्कुल देखिए ए.के. शर्मा के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीएम खुद मौजूद हैं, अयोध्या के कमिश्नर मौजूद हैं। वहीं अगर हम बात करें तो वहां पर अभी देखिए मीटिंग चल रही है, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश सदन में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। सूत्रों की माने तो रात्रि विश्राम भी वो यहीं करते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए लोगों की आस्था जिस तरीके से जुड़ी हुई है अयोध्या मंदिर से, क्योंकि देखिए अभी दीपावली का त्यौहार फिर से नजदीक है बिल्कुल, और वहां पर हमने लास्ट टाइम देखा था कि दियों की रोशनी से कैसे पूरी अयोध्या जगमगाई थी। तो देखिए कोई भी कमी जो है मुख्यमंत्री नहीं छोड़ना चाहते हैं। हर तरीके से विकास जो है अयोध्या में किया जा रहा है। राम की नगरी है, अपने आप में ये अद्भुत दृश्य होगा जब दिवाली का त्यौहार आएगा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की पूजा और देखिए साथ में प्रेजेंटेशन, अपने आप में अद्भुत ये चीजें होंगी, क्योंकि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अयोध्या की पहचान अपनी अलग बनती हुई नजर आ रही है। जी राजेश। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और शिक्षक दिवस के अवसर पे राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 94 शिक्षक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षक एक राष्ट्र का निर्माता होता है। सीएम ने शिक्षकों को सम्मानित करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली को नमन किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि पहले स्कूलों में शिक्षक नहीं आते थे, यूपी की शिक्षा व्यवस्था खोखली हो रही थी, लेकिन आज स्कूलों में शिक्षक और बच्चे दोनों हैं। विद्यालय दिखते हैं कि हाँ बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूल है, जो बाकी बचे हुए विद्यालय हैं। मैं वहां के प्रधानाचार्यों से, वहां के शिक्षकों से और उन ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों से भी कहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर उन विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जोड़ करके इस वर्ष इस पूरे कार्यक्रम को हम संपन्न करें। जितने भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं, कोई 100 साल पुराना है, कोई 150 साल पुराना है, कोई 125 साल पुराना है, कोई 90 साल, कोई 75 साल, कोई 50 साल। आप याद करिए, पीढ़ियां निकल गई। पीढ़ियों को बनाने में इन विद्यालयों ने योगदान दिया। इन विद्यालयों की तो सबसे पहले जाकर के वर्तमान पीढ़ी को और जो शिक्षक हैं इन सबको सबसे पहले इस विद्यालय में जब जाते हैं तो पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। सही मायने में आरती उन विद्यालयों को उतारनी चाहिए, क्योंकि मौन खड़े रह करके अपने संसाधनों से उन्होंने भारत की पूर्व पीढ़ी को बनाने में, वर्तमान पीढ़ी को बनाने में अपना योगदान किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या है, उस जिले की यूनिक प्रोडक्ट को हम वहां पर उसके बारे में कुछ नई जानकारी, प्रारंभिक जानकारी देने के लिए हम कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोई वर्कशॉप बड़ी खोल दीजिए, वहां पर कोई ग्लास के आइटम बनाना शुरू करिए, लेकिन है क्या इसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। मॉर्निंग असेंबली होते होगी, बच्चों को बताइए पहले नियमित रूप से दांतून करते हैं कि नहीं करते हैं, स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। इन सभी जानकारी देने के बाद असेंबली के कार्यक्रम को वहां संपन्न करने के बाद फिर कुछ जनरल नॉलेज की बातों को भी अगर बच्चों को आप बताइए, देश की राजधानी कहाँ है, बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लोगों को जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के मौके पर लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 94 शिक्षकों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों के लिए
2.09 लाख टैबलेट वितरण का शुभारंभ किया। वहीं 18,381 स्मार्ट क्लास और 880 आईसीटी लैब का उद्घाटन किया। और बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने घोसी उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी एक तरफ जीत हासिल कर रही है, अखिलेश यादव की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। वहीं इंडिया की जगह भारत के नाम बदलने पे बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है, वहां कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करती है और हम सब प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लोगों का भरोसा लगातार भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ रहा है। घोसी और खबर लखनऊ से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि समाजवादी पार्टी हारने पर आरोप लगाती है और बीजेपी घोसी उपचुनाव में जीत रही है। ये केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया। समाजवादी पार्टी को हार का डर सता रहा है, ये भी उन्होंने कहा। भारत से किसी को, भारत से सबको प्यार है, आपको भी प्यार है, मुझको भी प्यार है और हर देशवासी को प्यार है। और जिनको भारत से प्यार नहीं है वही उसके बारे में कोई सवाल उठाए। भारत से किसी को, भारत से सबको प्यार है, आपको भी प्यार है, मुझको भी प्यार है और हर देशवासी को प्यार है। और जिनको भारत से प्यार नहीं है वही उसके बारे में कोई सवाल उठाए। भारत से किसी को, भारत से सबको प्यार है, आपको भी प्यार है, मुझको भी प्यार है और हर देशवासी को प्यार है। और जिनको भारत से प्यार नहीं है वही उसके बारे में कोई सवाल उठाए। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। घोसी उपचुनाव का मतदान शाम 6 बजे खत्म हो गया। इसके साथ ही एनडीए के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की किस्मत का फैसला मतपेटियों में बंद हो गया है। जहां एक तरफ बीजेपी मुख्यमंत्री योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम मंत्री चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आए, वहीं आमतौर पर उपचुनाव से दूरी रखने वाले अखिलेश यादव भी अपने चाचा के साथ मैनपुरी मॉडल पे चुनाव में नजर आए। घोसी का रण आज शाम 6 बजे से यहाँ पे जो रण था, उसकी जो रणनीति बनाई जाती थी, जिससे मतदान किया जाता, वो अब थम सा गया है। आपको बता दें कि रणनीति के तहत जिस तरीके से चुनाव कराया गया था, उस चुनाव का जो बिगुल बजा था सुबह 7 बजे से मतदान का, वो बिगुल अब शांत हो गया है। जो तपिश थी वो अब ठंडी हो गई है। हालांकि आप मौसम भी देख सकते हैं, मौसम ने भी अपना मिजाज चेंज कर दिया। पर अगर आप घोसी के साथ पूर्वांचल का मिजाज देखेंगे तो उन मतपेटियों में अब बंद होता हुआ नजर आ रहा है, पर उसकी तपिश आपको जरूर यहाँ पे देखने मिलेगी। तस्वीरें मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से दिखाने की कि जिस तरीके से जो चुनाव किया गया था वो शांतिपूर्ण चुनाव किया था। इस घोसी का जो मेन घोसी जो केंद्र है, वहाँ पे हम यहाँ पे खड़े हैं। काफ़ी तादाद में यहाँ पे जो शुरू की, अगर हम बात करेंगे शुरू की कुछ घंटों की, तो बहुत अच्छी वोटिंग हुई थी। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो वोटिंग का था वो थोड़ा सा कम हुआ था। उसके लिए आखिर के जो 1 घंटा था उसमें भी कहीं ना कहीं बारिश से जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम हो सकती है। पर एक उपचुनाव के लिहाज से 50% के ऊपर अगर वोटिंग होती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है। और जिस तरीके से निर्वाचन आयोग के साथ प्रशासन ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल जो कहीं ना कहीं अपने रणनीति, अपने रण के लिए माना जाता था, वहाँ पे भी जो चुनाव कराने की जो चुनौती थी उसको स्वीकार किया था और निष्पक्ष और साफ, यह कहें कि सुरक्षित इसको कराया गया है। अब देखना होगा कि 8 तारीख को जब ये मतपेटियाँ खुलेंगी या कहें ईवीएम जब खुलेंगी तो दारा सिंह के सर पे सरताज होता है या फिर सुधाकर सिंह दारा सिंह को हटा के यहाँ का घोसी का रण जीतते हैं। ये आने वाली वक्त ही बताएगा। इसका इंतजार भी करेंगे और न्यूज़ ऑन इंडिया आपको लगातार इसकी पूरी कवरेज दिखाई थी और लगातार आपको इससे रूबरू कराई थी। आज भी पूरा दिन न्यूज़ ऑन इंडिया पे आपने देखा था पल पल का अपडेट घोसी का। और अब 8 तारीख को जब इस रण का, जब या कहें इस घोसी के चुनाव का कौन सरताज होगा, इसकी जब शुरुआत होगी, जब मतपेटियाँ खुलेंगी, उसमें भी न्यूज़ ऑन इंडिया आपको पल पल की खबर देगा और आपको जोड़े रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया। और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का बयान आया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने, यानी 2004 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। आज विपक्षी गठबंधन ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया, तो भारतीय जनता पार्टी को इंडिया नाम से दिक्कत हो रही है। देश देख रहा है कि कैसे G20 की बैठक से पहले इंडिया की जगह पर भारत लिखा जा रहा है। 2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था
और इंडिया शाइनिंग के नारे पे करोड़ों करोड़ों रुपया प्रचार और प्रसार में खर्च किए थे। आज जब विपक्षी गठबंधन ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो भारतीय जनता पार्टी को इंडिया नाम से दिक्कत हो रही है। देश भारतीय जनता पार्टी इस चरित्र को देख रहा है कि कैसे G20 की बैठक से पहले इंडिया के जगह पे भारत लिखा जा रहा है। आने वाले समय में देश की जनता इंडिया वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मुझे जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं पहली बार आपके सामने आया हूं। 2024 में हम आएंगे और 27 में बाहर का रास्ता दिखाएंगे। महंगाई के मुद्दे पर कहा, अच्छे दिन कहा है, आज जनता परेशान है। गुजरात के लोग पूरे प्रदेश के अंदर सारे काम कर रहे हैं और कहीं पर भी जितने बड़े बड़े काम हैं वो गुजरात के भ्रष्ट ठेकेदार कर रहे हैं। हम सब लोग एक संकल्प लेकर आए हैं, एक संकल्प के साथ हैं और एक वचनबद्धता के साथ हैं कि जो कहेंगे वो करेंगे डंके की चोट पर। आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इनको 2024 भी हराएंगे और 2027 में भी उत्तर प्रदेश से बाहर करेंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता से वादा करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता का सहयोग चाहिए। जो स्थितियां परिस्थितियां हैं सामने, ये बड़ी बड़ी बात कर आए हैं पूरे देश के अंदर कि हम अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन कहाँ हैं? महंगाई चरम पे है, चाहे वो खाने का कोई सामान हो, चाहे वो रोज दिनचर्या का कोई सामान हो, चाहे दवा हो, चाहे वो इलाज हो गरीब आदमी का, चाहे वो लोगों के घर बनवाने के जो ज़रूरतें हैं उसमें सामान है। सीमेंट से लेके बालू से लेके गिट्टी से लेके आसमान छू रहा है। और सब जगह गुजरात के ठेकेदारों का पूरा वर्चस्व है। गुजरात के लोग पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर सारे कामों को लेकर कर रहे हैं। चाहे वो पुल हो, पुलिया हो, अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो CRPF के कैंप बन रहे हैं, चाहे वो कहीं पर भी जितने भी बड़े बड़े काम हैं, रोड्स के काम, सारे गुजरात के भ्रष्ट ठेकेदारों को देकर पूरी तरीके से ये केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार महिमा मंडित कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग जो काम करने वाले हैं, जो मेहनतकश हैं, जो हमारे साथी हैं, उनको किनारे किया गया है। उनको पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उन्हें काम दिया गया है। और केवल उत्तर प्रदेश से 80 सीट चाहिए। कैसे हम 80 सीट जीतेंगे? कैसे हमको उत्तर प्रदेश से ज़्यादा संख्या में जीत के जाना है? कैसे देश के प्रधानमंत्री जी बनारस से तीसरी बार कैसे जीतेंगे? इस पे काम हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों का कोई ध्यान नहीं है। उनके बीवी बच्चे, उनके परिवार कैसे जीवन यापन कर रहा है, कैसे उनके फीस जमा हो रहे हैं, कैसे अस्पताल में इलाज हो रहा है, कैसे उनके दिनचर्या कैसी जीवन बीत रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं। केवल गुजरात के लोगों को पैसा कमवाना, उनसे पूरे पैसे को घुमवाना और अपने पॉकेट में ले जाना, ये भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार। और उत्तर प्रदेश के देवरिया, वाराणसी, प्रयागराज और चंदौली में NIA ने छापा मारा और कहा जा रहा है कि नक्सल गतिविधियों से संबंधित जुड़े एक मामले की जांच को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, प्रयागराज, देवरिया और चंदौली की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़।